जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के इस इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम का मात्र अब 51 दिन और शेष रह गया है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है आपके लिए। तो अभी तक आपने जैसे भी पढ़ाई की हो उसका रिवीजन करने का अब आपका समय आ चुका है। सारी पढ़ाई को, सारे चैप्टर्स को एक जगह पर फोकस करने का और उसे रिवाइज करने का अब समय आ गया है। तो जो भी आपके पास 50-51 दिन बचे हुए हैं उसको अच्छे से यूज़ करिए और एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को पाइए और उसके बाद बाकी जो एग्ज़ाम्स आपको देने हैं उन पर आप फोकस करिए। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग देखेंगे, वो है उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947। यहाँ से बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी, सेक्शंस पता चलेंगे, धाराएं हमें पता चलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 2-3 सवाल आप इस टॉपिक से आप उम्मीद कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आपको दूसरे चैप्टर के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी आपको मिलेंगे। तो 2-3 सवाल से भी ज़्यादा सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोगों की क्वेरी आती रहती है वीपीओ बैच को लेके। तो जो भी लोग अभी भी कहीं पे फोकस्ड नहीं हैं, उन्होंने कहीं बहुत पढ़ाई नहीं कर रखी है या अभी भी कंफ्यूज हैं कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, तो आप लोग वीपीओ के सामर्थ्य बैच से जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप आप करके डिटेल्स ले सकते हैं। और जो जूनियर असिस्टेंट का भी बैच चल रहा है उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके। जूनियर असिस्टेंट का दक्ष बैच और वीपीओ का सामर्थ्य बैच दोनों ही बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। आप उससे जुड़कर फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखिए, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में काफ़ी बदलाव किए गए क्योंकि 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया। उसके बाद से इसमें पंचायतों को लेके काफ़ी सारे प्रावधान नए नए जोड़े गए, बदलाव किए गए। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उनको देखेंगे अच्छे से। बाकी सेक्शंस, सारे सेक्शंस हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ अपने दिमाग में उन्हीं धाराओं को धारण करना है, उतनी उन्हीं सेक्शंस को पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपका फोकस होगा सेक्शन 3 यानी कि धारा 3 पे। इस धारा 3 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा कितने गांव के लिए बनेगा। तो देखिए, किसी एक गांव के लिए, किसी एक ग्राम के लिए या फिर एक से अधिक गांव के समूह के लिए ग्राम सभा आपको देखने को मिलेगा। और ग्राम सभा का डेफिनेशन क्या है? ग्राम सभा मतलब समझ लीजिए सिंपल सा कि कोई एक गांव में जितने भी लोग रहते हो, 500 लोग, उसमें से 300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वो रजिस्टर्ड वोटर हैं। यानी ग्राम पंचायत में जो आपके ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, जिला पंचायत के चेयरमैन और सदस्य हैं और क्षेत्र पंचायत के जो चेयरमैन और सदस्य हैं, उनका जो चुनाव जो लोग करते हैं, यानी जिनको वोट देने का अधिकार है, 18 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी कर ली है, उन सभी लोगों को मिलाकर हम ग्राम सभा बोलते हैं। तो ग्राम सभा में वो सारे लोग शिरकत कर सकते हैं जो वोट देने के अधिकार हैं और 18 वर्ष से ऊपर की उनकी आयु हो चुकी है। तो ये ग्राम सभा हो गया। अब सेक्शन 3 में, धारा 3 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है इस अधिनियम में। तो आपको ये चीज़, पहली बात तो पता होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन में बताया गया है। तो धारा 3 में बताया गया है, सेक्शन 3 में बताया गया है। आगे देखिए, अब यहाँ पर बात ये है कि मान लीजिए किसी ग्राम सभा में आप देखेंगे वो एक से अधिक गांव को सम्मिलित करते हुए आपको मिलेगा, यानी एक से अधिक गांव जो है उस ग्राम सभा में मौजूद हैं। तो किस ग्राम सभा के नाम, वो जो ग्राम सभा होगा वो किस गांव के नाम पर उसका नामकरण किया जाएगा? तो वो गांव जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक होगी, उस गांव का नाम उस ग्राम सभा के नाम पर हो जाएगा। मतलब उस ग्राम सभा का जो नाम है वो उस गांव के नाम पर होगा जहां पर जनसंख्या सबसे अधिक होगी। जैसे 3 गांव हैं, ए बी सी, और बी वाला जो गांव है इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है और ए बी सी 3 गांवों को मिला के ग्राम सभा बनाई गई है। तो ये जो ग्राम सभा का नाम होगा ये बी होगा, यानी कि इस गांव के नाम पर होगा जिसकी आबादी सबसे अधिक है। तो देखिए, यहीं पे लिखा हुआ है, जहां ग्राम सभाओं के समूह के लिए एक ग्राम सभा स्थापित की जाएगी, वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव का नाम सभा के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। अगला सेक्शन देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है धारा 5 का, यानी इंग्लिश में आप पढ़ेंगे सेक्शन 5A। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 5A। अब सेक्शन 5A में ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता बताया गया है। मतलब ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में आप डिस्क्वालीफाई कब होंगे, वो इसके बारे में बताया गया है। तो डिस्क्वालीफाई या अनर्हता के बारे में जब बताया गया है
तो वो आपका सेक्शन 5A यानी कि धारा 5 क में उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति, यहाँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये सब जानना है, क्योंकि बहुत सारे उसमें आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कब कौन एलिजिबल नहीं होगा, अनर्ह होगा। तो देखिए, जब हमें 2 से 3 सवाल के लिए पढ़ाई करनी है तो 50 पन्ना सिर्फ इसी में नहीं पढ़ना है। हमारे जो काम की चीज़ें हैं हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो देखिए, ये आप कई जगह पे पढ़ते हैं, ये पॉलिटी के क्वेश्चंस में भी पूछा गया है पीसीएस में। कोई भी व्यक्ति इस आधार पर डिस्क्वालीफाई या अनर्ह नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो अगर 21 साल के ऊपर का वो है, मिनिमम एज उसकी 21 साल हो चुकी है, तो इस आधार पे आप पंचायत के सदस्य को नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, अनर्ह घोषित नहीं कर सकते हैं, उसको अनर्हता में नहीं डाल सकते हैं अगर उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 25 वर्ष से उसकी कम आयु है। ठीक है, अगला देखिए, सेक्शन 9। अब ये आ गया आपका धारा 9, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली बनेगी। तो मतलब ये जो आपका इलेक्शन होगा उसके लिए जो मतदाता सूची बनेगी वो उसके बारे में बताया गया है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होगी, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, उसके लिए एक इलेक्टोरल रोल बनेगा, यानी कि निर्वाचक नामावली तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा किया जाएगा। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि संविधान के किस प्रावधान में, किस अनुच्छेद में स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ये आपका आज का टास्क है, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिनका भी कमेंट होगा उनको पिन कर दिया जाएगा। अगला देखिए, इसी में सेक्शन 9 में क्या लिखा है? जो राज्य निर्वाचन आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसी के सुपरिटेंडेंस अधीक्षण, उसी के डायरेक्शन निर्देशन और उसी के कंट्रोल नियंत्रण में ये चुनाव कराए जाएंगे पंचायत के। और साथ ही में वो जो नियमावली तैयार की जाएगी, जैसे हम यहाँ पर देखा था हमने, निर्वाचक नामावली जो तैयार किया जाएगा, नियमावली जो रेगुलेशन रूल्स बनाए जाएंगे, जो इलेक्टोरल रोल तैयार होगा, मतदाता सूची तैयार होगा, वो सब कुछ जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग है, उसी के अंतर्गत इसको किया जाएगा तैयार। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। क्या? जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो किसी प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र यानी कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए निर्वाचक नामावली यानी इलेक्टोरल रोल तैयार करने के प्रयोजनों के लिए ये जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950, उसके अधीन जो विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार की जाएगी, उसी मतदाता सूची का मदद लेके वो पंचायत में भी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कर लेंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यूज़ कर सकता है? तो वो 1950 का पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को प्रयोग कर सकता है। अगला देखिए, धारा 9 का यानी कि सेक्शन 9A, अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 9 में चुनाव से ही जुड़ा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका वोट देने का अधिकार होगा, राइट टू वोट, मत देने का अधिकार, वो सेक्शन 9A यानी कि धारा 9 क में उसे पूरा किया गया, यानी कि धारा 9 क के तहत जो है उसे कवर किया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, धारा है, वो है धारा 11। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें बताया गया है कि ग्राम सभा के क्या कार्य हैं, उनके कुछ फंक्शंस के बारे में बताया गया है, और ग्राम सभा की बैठक कब होगी, यानी मीटिंग जो है ग्राम सभा की, मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा, वो इसमें कवर किया गया है सेक्शन 11 में। और उनके कुछ कृत्य यानी कि कुछ फंक्शंस के बारे में बताया गया है। देखिए, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष 2 जनरल मीटिंग्स बैठेगी। पहली कब बैठेगी? जब खरीफ की फसल कटेगी उसके तुरंत बाद खरीफ की एक बैठक कहलाएगी, वो खरीफ मीटिंग, तब एक बैठेगी। और दूसरी रबी की फसल कटने के तुरंत बाद रबी की बैठक कहलाएगी, रबी मीटिंग के रूप में कहलाएगा। तो 2 बैठक ग्राम सभा की हर साल होगी। अब यहाँ जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो ग्राम प्रधान है वो ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या के कम से कम अगर 1/5 हिस्सा, ग्राम सभा जो भी है उसके कम से कम 20% या 1/5 हिस्सा जो ग्राम सभा का है, ग्राम सभा के लोग हैं, 1/5 मेंबर भी अगर ऐसा डिमांड करते हैं कि एक मीटिंग बुलाया जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होगा, इमरजेंसी मीटिंग होगा, असाधारण बैठक अगर ज़रूरत पड़ेगा, तो उनकी 1/5 जो ग्राम सभा के हिस्सा हैं, ग्राम सभा के सदस्य हैं, लोग हैं, उनकी बुलावे पे जो पंचायत के सरपंच होंगे
वो तुरंत 30 दिन के भीतर किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकते हैं। तो मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं किसी ग्राम सभा में, और एक पांचवा हिस्सा करिए तो कितने लोग हो गए? 200। 200 लोगों ने रिटेन में, या 200 लोगों ने बोला, ग्राम पंचायत के जो भी प्रधान हैं उनको बोला कि आप मीटिंग बुलाइए, हमें किसी मसले पे बात करना है। तो असाधारण बैठक के तौर पर, क्योंकि दो बैठक तो आपको यहाँ दिया हुआ है कि खरीफ की बैठक होगी खरीफ फसल कटने के बाद, और एक रबी की बैठक होगी रबी फसल कटने के बाद। तो 200 लोगों ने बोला जो ग्राम पंचायत के जो भी प्रधान हैं कि हमें एक मीटिंग बुलाइए, हमें किसी बात पे बात करनी है, कोई ज़रूरी बात है। तब जो है प्रधान, मुखिया, तुरंत जो है एक असाधारण बैठक 30 दिनों के भीतर बुला सकते हैं, क्योंकि 200 लोगों ने 20% जो लोग हैं, कम से कम जो ज़रूरत थी उतने लोगों ने इसे मीटिंग के लिए बुला लिया। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि जो कोरम होता है, गण पूर्ति होती है। कोरम का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ को, बैठक को चलाने के लिए बुलाने, मतलब वहाँ पे मीटिंग को चलाए रखने के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता है कि मीटिंग में होनी चाहिए, उसे हम गण पूर्ति पूर्ति या फिर कोरम बोलते हैं। तो ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए जो गण पूर्ति होगी, कोरम होगी, उसकी संख्या सदस्यों की संख्या की 1/5 होगी। यानी 1000 लोग अगर ग्राम सभा में सदस्य हैं तो 200 लोग कम से कम मीटिंग में होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने बुलाया भी है। लेकिन ये प्रतिबंध है इस बात पे कि गण पूर्ति के अभाव में जो स्थगित की गई किसी भी बैठक के लिए गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब देखिए सिंपल क्या है, 200 लोग गए, 200 ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो गए पंचायत के मुखिया के पास और उन्होंने बोला कि एक मीटिंग बुलाइए, साधारण बैठक बुलाइए, अभी खरीफ फसल के बीच का समय होगा। उन्होंने बोला कि बरसात की वजह से जो हमारे बाकी सब्जी फल बर्बाद हो रहे हैं, हमें उसके ऊपर एक बैठक करके बात करनी है। तो जो मुखिया हैं वो बोलेंगे कि ठीक है, संविधान के हिसाब से भी 1/5 सदस्य होने चाहिए, 20% जो है उन्होंने बुला लिया है, बैठक के लिए बोल दिया है, तो हम 30 दिन के भीतर बुला लेंगे, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं उन्होंने 30 दिन के भीतर बुला लिया मीटिंग, और 200 लोग से कुछ कम बैठे हुए हैं, क्योंकि कोरम जो गणपूर्ति होनी चाहिए वो 1/5वां हिस्सा होना चाहिए ग्राम सभा का, लेकिन बैठे होंगे कुछ 150 के आसपास। अब 150 के आसपास बैठे हैं कि 100 के आसपास बैठे हैं, इसको सुनिश्चित करने के लिए कितने कम से कम लोग चाहिए, ये बात संविधान ने बोला है कि ये फिक्स नहीं है। अगर उस समय ऐसा लगा मुखिया को कि नहीं नहीं 200 से कम लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग स्थगित की जाती है, क्योंकि 200 होने चाहिए थे, 200 नहीं है, ग्राम सभा के 1/5 हिस्से होने चाहिए थे, 1/5 लोग होने चाहिए थे मीटिंग में, लेकिन है 200 से कम, तो मीटिंग नहीं होगी, आज कैंसिल हो रही है। अब इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी जो कोरम चाहिए होता कि नहीं, कम से कम 50 लोग होते हैं जो कहते कि अरे नहीं 150 नहीं 200 है, आए हैं, ये बोलने के लिए भी प्रतिबंध है। सिंपल सी बात है, संविधान बोलता है कि इस बात को कंफर्म करने के लिए कि सच में कोरम पूरा है कि नहीं, आप उसका कोरम नहीं बना सकते हैं। तो कम से कम इतने लोग नहीं बताए गए हैं संविधान के द्वारा कि कौन कितने लोग सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम जितने लोग चाहिए थे वो वहाँ पर आ पाए हैं कि नहीं। तो एक तरीके से आप सोचेंगे तो ये पावर कहीं ना कहीं मुखिया को दे दिया गया है। हो सकता है 250 लोग हों, 200 से ऊपर लोग आए हों, मुखिया बोलते नहीं नहीं कोरम जो है वो 200 से कम लोगों का है, आज मीटिंग नहीं होगी। अब इस बात को काटने के लिए कम से कम जितने लोग चाहिए थे पुष्टि करने के लिए, वो पुष्टि करने वाला संख्या तो आपने बताया ही नहीं। तो यहाँ पर एक लूप होल है। अगला देखिए सेक्शन 11A धारा 11 क है। इसमें ग्राम पंचायत के प्रधान के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है, इसमें रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार चाहे और राज्य सरकार को भविष्य में प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षित करनी पड़ेगी। कैसे कैसे करना पड़ेगा इसके बारे में बताया गया है कि जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग होंगे उनके लिए आप प्रधान के पद को आरक्षित करेंगे उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से, यानी कि उनकी जो भी उस ग्राम सभा में, उस गांव में जो भी उनका अनुपात होगा जनसंख्या में। जैसे मान लीजिए किसी गांव में 30% तक अनुसूचित जाति के लोग हैं, SC कैटेगरी के लोग हैं, तो किसी भी जगह पर तो राज्य सरकार क्या करेगी कि जो पंचायत, मतलब पूरे राज्य में, आप देखिए ग्राम सभा नहीं, पूरे राज्य में अगर 25% जनसंख्या है अनुसूचित जाति के लोगों का, तो जो राज्य सरकार है वो 25% तक जो पद हैं मुखिया के, वो जो हैं पंचायत प्रमुख के,
वो किसके लिए आरक्षित किए जाएंगे? शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के अगर 2% लोग हैं पूरे राज्य में, तो 2% तक आप मुखिया के जो पद हैं उनको आप आरक्षित करेंगे। उसी तरीके से जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, आप उनके जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से वहाँ पर रिजर्वेशन देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी गई है, ये पॉइंट देखिए कि पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल जनसंख्या के 27% से अधिक नहीं होगी, क्योंकि अपने देश में अभी तक का जो जनगणना किया गया उसके हिसाब से 27% के आसपास ओबीसी कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन है। तो किसी भी हालत में प्रधान के पद के लिए 27% से अधिक पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए पद आप आरक्षित नहीं रखेंगे प्रधान के पद को। कल को अगर मान लीजिए जनगणना दोबारा से होती है और वहाँ पर नए पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से पता चलता है, कास्ट सेंसस के हिसाब से जो भी हमें पता चलता है कि नहीं, पिछड़ा वर्गों के लिए 40% से अधिक होना चाहिए पद आरक्षित, तब सरकार संविधान में संशोधन करके इसी 27% को आगे बढ़ा के आपको देखने को मिलेगा कि 35% से अधिक नहीं होनी चाहिए या 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और कम से कम 1/3 जो प्रधानों के पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। कम से कम है, अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 1/3 जो पद हैं प्रधानों के वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, और ये रोटेशन के हिसाब से होता है। आपने देखा होगा कि किसी चुनाव में किसी प्रधान के जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, अगली बार किसी दूसरे जगह के प्रधानों के जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। तो वो घूमता रहता है, रोटेशन होता रहता है उसमें। तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इसे हम 2-3 दिन और कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। बाकी कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जय हो स्टडी का मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ काफ़ी सारी अपडेट भी आती रहती है, आप लोग उससे हमेशा अपडेट रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।